अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन ए लाइफ टाइम ऑफ 60 ईयर। एक पर्सन है, उसकी जो ज़िंदगी है वो हमारे पास 60 ईयर्स। उस 60 ईयर्स में वो कितनी दफ़ा उसका जो हार्ट बीट होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो उस पर्सन की एज अगर देखें, वो कितने साल दी हुई है, 60 ईयर्स। अब इसको ना हम लोगों ने मिनट्स में कन्वर्ट करवाना है मुझे, ठीक है, कि ओवरऑल इस 60 ईयर्स में उसने कितने मिनट्स गुजारे। अब 60 ईयर्स है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक घंटे में एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो इसको मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आवर्स में आ जाएगा। अब एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो मैंने 60 मिनट्स से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल बता देगा कि 60 साल में उसकी ज़िंदगी में टोटल उसने कितने मिनट्स गुजारे। तो उसको हमने किया कैसे है कि टोटल उसकी ज़िंदगी कितनी थी, उस 60 ईयर्स, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये टोटल मिनट्स हैं जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में गुजारे। अब हमारी जो हार्ट बीट है ना, वो एक मिनट में 72 बीट्स होती है। मतलब जो एक मिनट के अंदर जो इतनी दफ़ा हमारा हार्ट बीट होती है ना, वो 72 होती है। अब टोटल उसकी ज़िंदगी में कितने मिनट्स थे, ये मिनट्स थे, एक मिनट में इतनी होती है। तो इस वैल्यू को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक और ज़ीरो आता है, ठीक है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 72 के साथ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब है लास्ट पे है, ठीक है। आप क्या करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं तो इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ पे ले आऊँगी। अब कितने डिजिट्स पीछे लेके गई हूँ, 3, 6 और 9, ठीक है। 9 डिजिट्स पीछे लेके गई हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻9 बीट्स आ जाएगा। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10⁻9 आ जाएगी। सेकेंड एमसीक्यू है, कहता है डिटर्मिन द एस्टिमेशन ऑफ द डिटर्मिन द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ के। इसके डायमेंशन भी निकालें और इसके डायमेंशन भी फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास वेलोसिटी है, नीचे एक्सेलरेशन है और एक्स हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ये हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन की ना डायमेंशंस फाइंड आउट की हुई हैं। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ऊपर वेलोसिटी, नीचे एक्सेलरेशन। बच्चे वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस बाय टाइम अगर बात करें तो हमारे पास है डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था ना, मैंने कहा था आपने ये 7 बेस क्वांटिटीज है, इनकी डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए। मतलब डिस्टेंस है, लेंथ है, उसकी डायमेंशन एल होती है, टाइम की कैपिटल टी होती है, मास की कैपिटल एम होती है। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपको पता है तो आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होती है, डिस्टेंस की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, टी नीचे है, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो t-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन आएगी वेलोसिटी की। अब ये देखिए वेलोसिटी की डायमेंशन हमने लिख दी Lt-1 की पावर 2। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड होता है, एक्सेलरेशन तो डिफाइंड होता है वेलोसिटी बाय टाइम होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डायमेंशन तो ऑलरेडी हमने निकाल ली थी ना, T-1, नीचे एक और दफ़ा टी आ गया तो ये टी भी ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Lt-2 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज मुझे पता चल गई, एक्सेलरेशन की मैंने अंदर डाल दी। अब एक्स क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, 2 पॉइंट्स के दरमियान की, तो वो वैसे कैपिटल एल आ जाएगा। अब पावर को ना मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एल की कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब है पावर 1 है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर 2। टी की पावर -1 है, तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब एक एल ये था, एक एल ये था, तो एल की पावर 2 हो जाएगी और टी की पावर -2, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई डायमेंशन भी नहीं बचेगी। सेकेंड वाला पार्ट है AT²/2। अभी मैंने आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल के बताई है, वो Lt-2 होती है। जैसे मैंने ये साइड पे निकाल के बताई है ना, कैसे हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आती है, ठीक है। टी कैपिटल टी होती है और 2 तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -2 है, ये +2 है, तो ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, बाकी का बचेगा कैपिटल एल, ठीक है। तो अगली डायमेंशन क्या आएगी, कैपिटल एल। नेक्स्ट मेरिकल की तरफ अगर चलें तो 1.3 है, कहते हैं A = x² / y² × z
फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए। आपके पास ए हम कैसे ले रहे हैं, हमने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों का प्रोडक्ट लिया है, डिवीजन की है, ठीक है। कहते हैं आपने ए में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई जी, एक्स वाई एंड जी वो आपको गिवन है, वो आपने उसको वैसे आपको उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी दे दिया, उसने आपको एक्स में दे दिया 1%, वाई में भी दे दिया 1% और जी में दे दिया 2%। अब यहाँ पे ना दो रूल अप्लाई हो रहे हैं। कौन से दो रूल अप्लाई हो रहे हैं? एक तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, डिवीजन वाला भी हो रहा है, पावर वाला रूल भी अप्लाई हो रहा है। अब ये रूल हमने ना डिफरेंट पढ़े थे कि जब आप अनसर्टेनिटी करते हैं ना तो वहाँ पे डिफरेंट, जब कैलकुलेशन करते हैं तो अनसर्टेनिटी कैसे डील करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिफरेंट क्वांटिटीज़ की हमेशा ऐड होती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर दो क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी ऐड होगी। और पावर में क्या पढ़ा था कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। तो मतलब पहले परसेंटेज जो भी अनसर्टेनिटी आएगी उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये दो रूल अप्लाई होंगे इसमें। तो ये देखिए मैंने ये डाटा पुट ऑन कर दिया, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें डिफरेंट रूल्स हैं। पहले तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, मतलब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें एडिशन रूल अप्लाई होगा, ठीक है, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पे ये देखिए पहले मैंने लिख दिया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स इन वाई इन जी, आपने ए में फाइंड आउट करनी है। तो एक्स का स्क्वायर है तो पावर रूल, मतलब इसकी पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी पावर है तो इसको भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए उनकी पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करती है। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि उनको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, कहते हैं स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर एक्सपीरियंस अ सेंसिटिव फोर्स ड्यू टू एयर एट इट्स मूव इट्स दिस स्पीड। मतलब एक बॉल है जिसके ऊपर कोई फोर्स लगने की वजह से वो स्पीड v के साथ मूव कर रहा है। दिस रेजिस्टिव फोर्स F इज इक्वल टू गिवन बाय, आपके पास फोर्स गिवन है। कहते हैं सी हमारे पास कांस्टेंट है, आपने डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द डायमेंशन फार्मूला। ड्राइव द एसआई बेस यूनिट ऑफ द सी, कि आपके पास ये एक फार्मूला है। कहते हैं ये एफ है, फोर्स की डायमेंशन हमें पता होती है, ये आर है, इसकी डायमेंशन भी पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन भी पता है। कहते हैं आप क्या करें, इस कांस्टेंट सी की डायमेंशंस फाइंड आउट करके दें। तो वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली, डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, एफ इज इक्वल टू सी आर वी। हमने सी की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम सी को इधर रहने दे रहे हैं, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएंगे। अब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया तो ये फार्मूला ये बन गया। अब फोर्स की डायमेंशन ना हमें पता होती है, फोर्स की डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए के फार्मूले से, ठीक है। एम ए के फार्मूले से डायमेंशन फाइंड आउट होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में ना एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल के दी थी। ये देखिए जिसमें मैंने पहले वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस की जगह कैपिटल एल, टी ऊपर जाके माइनस हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, तो टाइम एक दफ़ा और आ गया, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू। और मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू। तो ये फोर्स की डायमेंशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये फोर्स की डायमेंशन हमने राइट डाउन कर दी। आर हमारे पास वैसे रेडियस है, दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, तो कैपिटल एल होगी। वेलोसिटी की डायमेंशन वैसे एल टी माइनस वन होती है। अब ये नीचे देखें, एल दो दफ़ा हो गया तो एल स्क्वायर टी माइनस वन, और ये एम एल टी माइनस टू। इसका एक तरीका ये है कि ये वाला जो है ना, ये इसको ऊपर ले जाएं, जो माइनस प्लस वाली है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली ऊपर जाके प्लस में हो जाएंगी। तो ये एल की पावर टू थी, ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगी, ये टी की पावर माइनस वन थी, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। अब ये देखिए एम उसी तरह से आ जाएगा, एम तो एक ही दफ़ा है तो उसी तरह से आ जाएगा। अब ये एल की पावर टू है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब है वन है। टू में से वन निकालेंगे तो वन बच जाएगा, एल की पावर माइनस वन बच जाएगा। और टी की पावर माइनस टू है, यहाँ पे वन है, माइनस टू में से वन निकालेंगे तो माइनस वन बच जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब कहते हैं हमारे पास ना डायमेंशन के फार्मूले से आपने उसका एसआई यूनिट निकालना है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो ये डायमेंशन हमारे पास निकले, इससे यूनिट भी निकल जाएगा। मैस है, मैस का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट केजी होता है। ये डिस्टेंस है एल, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ये टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो यूनिट भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, कहते हैं द प्रेशर एट अ डेप्थ एट एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ, ये हमारे पास ये प्रेशर का फार्मूला गिवन है। जी कहता है हमारे पास एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन है,
चेक दी होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। होमोजेनिटी क्या होती है, जिसमें हम लेफ्ट साइड के डायमेंशन को चेक करते हैं क्या वो राइट साइड के डायमेंशन के इक्वल है। तो पहले हम डायमेंशन चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, फिर चेक करेंगे राइट हैंड साइड की, फिर देखेंगे दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर की डायमेंशन चेक करनी है। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन हम देख चुके हैं, वो हमारे पास MLT-2 होती है। एरिया बच्चे कैसे लेते हैं, जब भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे आप हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई कर लें, किसी दो साइड्स की लेंथ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास वहाँ पे एरिया आता है। तो इसकी भी हमारे पास डिस्टेंस, सॉरी, डायमेंशन कैपिटल एल होगी, हाइट भी डिस्टेंस ही होता है बेसिकली, उसकी भी कैपिटल एल होगी। तो एरिया की जो डायमेंशन होती है वो एल का स्क्वायर होती है। अब ये एल का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इसकी डायमेंशन एम, एक ही दफ़ा तो एम आ जाएगा। एल की यहाँ पे डायमेंशन 1 है, -2 में से 1 निकालेंगे, -1 आ जाएगा और टी की पावर -2। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, रो जी एच। रो का हम फार्मूला पढ़ते हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, जी वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। ठीक है, वर्ड पे याद ध्यान दीजिएगा। हाइट वैसे डिस्टेंस है। तो मैथ की डायमेंशन कैपिटल एम में आ जाएगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने कहा है जब तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक हम लेंथ को, अगर बॉक्स की बात करें, ठीक है, लेंथ को मैं हाइट से मल्टीप्लाई करूंगी और विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगी। जब इस तरह से तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको क्या दे देता है, वॉल्यूम। अब लेंथ भी क्या है, डिस्टेंस है, हाइट भी क्या है, डिस्टेंस है, हमारे पास विड्थ भी क्या है, डिस्टेंस है। तो जब तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो L³ आ जाता है। ठीक है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होंगी वही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, LT-2, और ये वैसे डिस्टेंस है L। अब इन सबको कंबाइन कर दें, ठीक है, और ये नीचे है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो M, L दो दफ़ा था, L²T-2, ये प्लस में था, ऊपर जाकर माइनस हो गया। अब इन सबको कंबाइन कर दें, M उसी तरह से आ जाएगा, ये 2 है, ये -3 है, -3 में से 2 निकालेंगे, -1, और T की पावर -2। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम कहते हैं ये डायमेंशनली होमोजीनियस है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। आगे कहते हैं एस्टिमेट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ बैक्टीरियम। प्रोटॉन्स की तादाद मालूम करनी है। टेक द मास ऑफ द बैक्टीरियम एज 10⁻⁻15 kg एंड द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 10⁻⁻27 kg। क्या आप कहते हैं बैक्टीरियम है, उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, टोटल मास ये है, और प्रोटॉन का मास भी आपके पास गिवन है, तो वो नंबर आपने फाइंड आउट करना है। तो ये कंपैरेटिवली आसान ही है। मास आपके पास टोटल बैक्टीरियम का गिवन है 10⁻⁻15, मास ऑफ प्रोटॉन का भी गिवन है, आपने नंबर फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ बैक्टीरियम जो टोटल मास है उसको मास ऑफ प्रोटॉन के साथ डिवाइड कर देंगे, ये -27 ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो +12 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं एस्टिमेट करें हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सन। कि जो अगर मिसाल के तौर पर जो सन का डायमीटर है उसमें कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे। कहते हैं आपने क्या करना है, जो डायमीटर लेना है ना सन का, वो लेना है 10⁻5 किलोमीटर, और जो प्रोटॉन का डायमीटर लेना है वो 10⁻14 किलोमीटर लेना है। आपने बताना है कि सूरज के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम आ सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू बुक डाटा और दूसरा अगर इसका प्रॉपर वे है, तो मैं इसी डाटा के अकॉर्डिंगली सॉल्व करती हूँ। ठीक है, आपके पास कहता है सपोज करेंगे ये मेरे पास एक सन है, इसका जो डायामीटर है वो आपको कहता है 10⁻5 किलोमीटर है। बच्चे किलो की वैल्यू जो होती है वो 10⁻3 होती है, 1000 होती है। ठीक है, किलो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻3। अब ये 10⁻5 है, किलो की जगह 10⁻3 लिख दिया, तो टोटल पावर कितनी बन गई, 10⁻8। ये इसका डायमीटर सन का 10⁻8 है। अब कहते हैं प्रोटॉन का डायमीटर कितना है। अच्छा, प्रोटॉन को ना यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन हमने ले लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे ये एज्यूम किया जा सकता है कि जितना प्रोटॉन का डायमीटर होगा उतना ही हाइड्रोजन एटम का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में सिंगल प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और कोई पार्टिकल नहीं होता। प्रोटियम की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, प्रोटियम ऐसे पार्टिकल कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, अब उस केस में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलूँ कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो उसका साइज हाइड्रोजन का साइज ही माना जाएगा। तो 10⁻14 किलोमीटर है, तो -14 है बच्चे, किलो की वैल्यू 10⁻3 होती है, ये +3 है, 14 में से +3 निकाल देंगे तो -11 आ जाएगा। तो अब मैंने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे। मैंने अज्यूम कर लिया कि हाइड्रोजन का साइज जो है वो प्रोटॉन के साइज के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो मैंने ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन फाइंड आउट करने। तो मैं क्या करूँगी, टोटल नंबर फाइंड करने के लिए डायमीटर जो सन क्या है उसको डिवाइड कर दूँगी प्रोटॉन के डायमीटर के साथ,
तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10⁸ डिवाइडेड बाय -11, माइनस ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा तो ये टोटल 19 आ जाएगा। ये तो इसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपसे वो क्या पूछ रहा है, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि वो कहता है आपने बताना हाइड्रोजन एटम कितने हैं। अब ये देखें मुझे, हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी है। एटम का मतलब होता है जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों हो। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का साइज नहीं लेंगे। तो उस केस के अकॉर्डिंगली अगर इसको हम सॉल्व करें तो वैसे ओवरऑल जो हमारे पास होता है ना, सन का जो डायमीटर होता है वो 10⁹ मीटर में होता है, ठीक है, 8 में नहीं होता। जो हाइड्रोजन का डायमीटर होता है उसकी एस्टिमेशन 10⁻10 मीटर होती है। ये हमने एस्टिमेशन का टेबल पढ़ा था ना, तो इसमें हमारे पास एस्टिमेशन अगर देखा जाए ना, तो अगर हम देखना चाह रहे हैं बेसिकली हाइड्रोजन एटम की, तो यहाँ पे ये एस्टिमेशन गिवन है कि हाइड्रोजन एटम का जो डायमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली -10 में होता है, ठीक है, तो इसको -10 लिया जा सकता है। तो हाइड्रोजन का जो डायमीटर है 10⁻10 है। यहाँ पे प्रोटॉन का कितना बन रहा है, -11 बन रहा है ना, लेकिन जो हाइड्रोजन एटम का होता है वो -10 होता है, ठीक है, और सन का क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें ना, तो ये मेरे पास क्या होती है, डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन, वैल्यू डाल दें, ये माइनस ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये भी आंसर -19। तो किसी भी तरह से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है या लेंथी है। कहते हैं कैलकुलेट दी करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर आर, सॉरी द करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर, आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है बच्चे, ये उसकी मेजर्ड वैल्यू और ये उसमें अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी, और ये करंट है और ये उसकी वैल्यू है। कहते हैं सबसे पहले तो आप बताएं पावर फाइंड आउट करके दें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं करंट में आप अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करके दें, ठीक है, और जो फार्मूला आएगा ना तो उसमें आप करंट में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करके देंगे। फिर वो कहते हैं रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करके दें। परसेंटेज, कौन सी अनसर्टेनिटी, परसेंटेज, यहाँ पे ना एब्सोल्यूट परसेंटेज साइन नहीं है ना, इसका मतलब है ये उसकी सिंपली वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। कहते हैं इस अनसर्टेनिटी को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है, इस अनसर्टेनिटी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, करंट की भी। बाद में जो हमने पावर निकाली थी ना इन दोनों को कुछ फार्मूला अप्लाई करके, उस पावर में भी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें तो सबसे पहले तो हम फार्मूला देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे एंड सो ऑन। इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ है। सबसे पहले डाटा हमने पुट ऑन कर दिया है। रेजिस्टेंस का फार्मूला ये है, वैल्यू ये है 13 + -0.5। कहीं पे परसेंटेज साइन जो होता है ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी ना तो उसके साथ ये वाला साइन होता है। अगर ये वाला साइन कहीं नहीं है तो इसका मतलब है वो अनसर्टेनिटी कौन सी है, वो एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी तरह से करंट की वैल्यू गिवन है 3 + -0.1, ये भी इसके एब्सोल्यूट है। सबसे पहला पॉइंट वो कहता है आपने पावर मालूम करके देनी है, ठीक है, पावर मालूम करनी है। फिर आपने करंट में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, कौन सी, परसेंटेज। एब्सोल्यूट तो गिवन है, आपने किस में कन्वर्ट करवानी है, परसेंटेज में। फिर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में निकालनी है, रेजिस्टेंस में। फिर आपने किस में निकालनी है, पावर में निकालनी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो पावर का फार्मूला देखते हैं। जो पावर का फार्मूला होता है ना बच्चे, वो I² R होता है। ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, आगे सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, ठीक है, I² R। तो ये सिंपली पावर है। सिंपली पावर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनकी सिंपली वैल्यूज लेके, ठीक है। पावर में अनसर्टेनिटी नहीं, हम सब भी सिर्फ और सिर्फ पावर की वैल्यू ले रहे हैं, हम सिर्फ इनकी मेजर्ड वैल्यू लेंगे। I² R, I की वैल्यू 3 और R की जगह 13। तो जब इसको पुट ऑन करेंगे ये 1117 वॉट आ जाएगा। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में निकालनी है, करंट में निकालनी है। उसके लिए ना हमने ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना, उसको मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, जो उसकी अनसर्टेनिटी थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसको मेजर्ड वैल्यू, करंट की मेजर्ड वैल्यू क्या थी बच्चे, 3 थी ना, उसके साथ डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 3.33% आंसर आ गया। अब ये देखिए मैंने ना पावर भी तो निकालनी है ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर भी निकालनी है। पावर में निकालने के लिए अब ये देखिए यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, पावर कैसे निकली है, जब हमने उसका फार्मूला अप्लाई किया I² R। तो मुझे I² चाहिए, मतलब फार्मूले में स्क्वायर पावर रूल अप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे ही इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर लेती हूँ। पावर रूल में क्या होता है, आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर रूल में क्या करते हैं, पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए ये पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पावर में मुझे फाइंड आउट होना था, करंट की पावर थी, तो मैंने उसकी पावर को परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके यहीं पे फाइंड आउट कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या था, रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी, तो उसकी अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे, मेजर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी आ जाएगी।
अब पावर में कैसे अप्लाई करनी है, पावर में ये देखें, पावर में अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, पहले इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे, मतलब जो भी इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी करंट की उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था ना कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूल अप्लाई होंगे, पहले इसके ऊपर पावर रूल कि इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो वो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके रख लिया था, आई स्क्वायर में मतलब पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया था। अब जो भी रिजल्ट आएगा इसमें रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसका आंसर आ गया 10.46, ठीक है, ये पावर का आंसर आ गया। लेकिन वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने क्या फाइंड कर, क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि पावर की आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट मतलब परसेंटेज में अनसर्टेनिटी उसको नहीं चाहिए। तो अब अगर आपने अपने परसेंटेज से वापस जाना है ना, हम उल्टा काम करते हैं। हम क्या करेंगे, अब उसको 100 से डिवाइड करेंगे, मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में तो जाने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर वापस जाना है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे और मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई, मतलब उल्टा काम कर देंगे। इसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी, 12.238, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12.8 आ जाता है, ठीक है। मतलब 11.7.2 11.7 है ना, तो 12 पॉइंट आ जाता है। ये कुछ वैल्यूज़ में ना थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। ये अब हमारे पास जो है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया चैप्टर 1 की। इससे मज़ीद कुछ पूछना होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।